इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का पार्ट फर्स्ट खत्म हो गया। आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि जितने भी मार्क्स आएंगे इस पीपीटी से सारे मार्क्स आपके खाते में आने वाले हैं। दिस इज माय गारंटी टू यू। बट टेल मी वन थिंग, क्या मार्क्स ही ओवरऑल थिंग्स हैं जो आपको परस्यू करना है, यहाँ पर जो आपको देखना है, यहाँ पर जो आपको गेन करना है? मार्क्स आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे क्या लगता था आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले जब मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की थी कि अर्थशास्त्र मीन्स पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने लिखा था। तो हमारे जो इंडियंस है ना, उनका इसमें स्ट्रांग होल्ड रहा है। अब सोचो, आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है आज से कितने 2400 साल पहले। तो जस्ट आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि आपको अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। देखो आजकल ना मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ों को एग्जीरेट कर रहे हैं, चीज़ों को मॉडिफाई कर रहे हैं। अभी एक न्यूज़ सुनने के लिए आई थी, शायद कोटा था, पता नहीं कौन सी जगह थी, वहाँ पे एक बच्चे ने ना सुसाइड कर लिया। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, सोसाइटी हमेशा सक्सेस को सेलिब्रेट करती है और ये सोसाइटी की गलती है। अगर सोसाइटी किसी भी टाइम पे फेलियर को भी सेलिब्रेट करने लगे ना, तो सोसाइटी में ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी नहीं। मार्क्स से ज़्यादा, रैंक से ज़्यादा वो नॉलेज को सेलिब्रेट करे तो ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। जस्ट टेल मी वन थिंग, कोई बच्चा है, नीट में बैठा, आईआईटी में बैठा, सीट नहीं आई, क्या ज़रूरी था सीट आना? उसने उसकी प्रिपरेशन की, उसने कुछ नॉलेज गेन की, ये ज़रूरी नहीं है। तो एज अ टीचर दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको ये चीज़ सिखाऊं कि लाइफ में किस तरीके से चीज़ों को होल्ड करना है बेटा, क्योंकि एंड ऑफ द डे ना आपकी नॉलेज गेन होने वाली है। मैं आपको ऐसे हज़ारों एग्ज़ाम्पल दूँगा जहाँ पे जो चीज़ आपको चाहिए, वो चीज़ उन लोगों के पास थी, उन्होंने ऐसे कदम उठाए जो नहीं उठाने चाहिए। तो आई थिंक सम टाइम आई फील सैड कि जब हम एक रैट रेस में चले जाते हैं एंड सम टाइम कुछ कंपनियाँ केवल बच्चों को एज अ प्रोडक्ट ट्रीट करती हैं। तो मार्क्स तो आपको सारे मिलेंगे, पीपीटी में ही हैं, इसके बाद में मैं नोट्स भी अपलोड करूँगा जैसे-जैसे मेरे शेड्यूल से टाइम मिलता जाएगा। बट अ मेन थिंग इज़ दैट कि आपको नॉलेज भी गेन करनी है। आई वांट कि एक दिन आप सब लोग इकोनॉमिक्स से या पॉलिटिकल साइंस से या ज्योग्राफी और हिस्ट्री से इतना प्यार करो और आप मुझे मिलो और बोलो कि सर देखो हमने ना इसमें फ्यूचर बनाया है। सचिन सन्याल सर के बारे में पढ़िए, अमर्त्य सेन के बारे में पढ़िए, इकोनॉमिस्ट हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन कैसे लेते हैं। अभी मैं आगे फ्यूचर में करियर काउंसलिंग पे भी मल्टीपल वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो जो जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो मेरी वीडियो से कवर हो जाएँगे, तो आज हम पार्ट सेकंड शुरू करने वाले हैं। बट जैसे वन क्वेश्चन, क्या हम ये पूरी की पूरी पढ़ाई मार्क्स के लिए कर रहे हैं? अभी मैंने एक न्यूज़ रीड की थी, वहाँ पे कि एक बच्चा था, उसने क्या की, सुसाइड कर ली। जस्ट टेल मी वन थिंग, हमारी सोसाइटी केवल सक्सेस को ही सेलिब्रेट करती है, फेलियर को सेलिब्रेट नहीं करती। कुछ कंपनियाँ हैं जो बच्चों को लेके जाएँगी, उनको पढ़ाएँगी, दे गिव अ कोचिंग, पेरेंट्स फीस देंगे, जो टॉपर्स आएँगे उनकी फ़ोटो न्यूज़पेपर में छपाएँगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उनको अच्छे-अच्छे गिफ्ट देंगे। बट जस्ट टेल मी वन थिंग, आईआईटी में बैठना, नीट में बैठना, क्या रैंक लाना ही ज़रूरी है? क्या सोसाइटी इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकती कि ये बच्चे उसमें बैठे, इन्होंने कुछ एक्सपीरियंस लिया? क्योंकि रियल लाइफ में तो आपके एक्सपीरियंस ही काम में आने वाला है ना। डिग्री काम में आएगी, मैं ये नहीं बोल रहा कि आईआईटी बेकार है या कोई भी चीज़ बेकार है, सब चीज़ अच्छा है। बट रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत अच्छी बात कही है कि हार जीत का प्रश्न नहीं, वीरों की पहचान समर है। कि हार जीत का पॉइंट नहीं है, लड़ना ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी ये सिखा ही नहीं पाती। उसका फ़ायदा कुछ कंपनियाँ उठाती हैं। अब तो यार सीबीएसई 10th के पेपर में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट वो बना दी है। तो मेरा एक सिंपल सा पॉइंट यही है कि वी आर हियर टू सेलिब्रेट द इन्फॉर्मेशन, वी आर हियर टू सेलिब्रेट द नॉलेज। मैं ये नहीं चाहता कि आप टॉप मारें, मैं चाहता हूँ आप टॉप मारो यार, नॉलेज होगी तो अपने आप टॉप मारोगे। बट मैं ये भी चाहता हूँ कि आप इकोनॉमिक्स में फ्यूचर बनाओ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ो, वर्ल्ड बैंक में जाके चेयरपर्सन बनो, कंट्रियों को लोन बांटो, हेज फंड मैनेजर बनो। दिस इज द कोर नॉलेज, कोर जिस्ट, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को पढ़ के ना डेली लाइफ में यूज करते हो। मैं आपको ये नहीं चाहता कि आप केवल रैंक और नंबर के पीछे भागो। तो सेलिब्रेट द इन्फॉर्मेशन। बट दिस इज माय गारंटी बेटा, दिस इज माय गारंटी, जितने भी मार्क्स आपका पेपर में आएगा ना, जितनी भी मार्क्स डेवलपमेंट है किसी भी चैप्टर से आएंगे, मेरे नोट्स और पीपीटी इनफ है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ माय गारंटी। मैं सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा, तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं। देखो मैं ये नहीं चाहता ना मेरे बच्चों को कोई प्रोडक्ट बनाए। अगर मुझे पढ़ाना होगा, मैं अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग शुरू करूंगा, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए पढ़ाऊंगा। वाई?
आई एम टीचिंग यू क्योंकि मैं अपनी क्लास को एक्सटेंड करना चाहता हूँ, तो दिस इज ऑल अबाउट, तो जस्ट सेलिब्रेट द फेलियर ऑल्सो, सेलिब्रेट द नॉलेज, सेलिब्रेट द अटेम्प्ट्स। आई वॉन्ट सम काइंड ऑफ अ सोसाइटी यार, कि जहाँ पे ना लोग ये भी सेलिब्रेट करें कि हमारा बच्चा जाके फेल हो क्या है, क्यों उसने एक्सपीरियंस गेन किया। बेटा जब आप कहीं घूमने जाते हो तो क्या होता है, वो एक्सपीरियंस ही तो होता है ना। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ अबाउट द जेस्ट के वेन एवर यू वांट अ डेवलपमेंट, तो आपको डेवलपमेंट के लिए केवल पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास में इक्वलिटी भी होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं तो उनको समझना पड़ेगा, उसके बाद में ये जो डेवलपमेंट वाला चैप्टर है वो आपका पूरे तरीके से पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम रिवीजन सीरीज़ में और एमसीक्यू सीरीज़ में इसके डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट को भी कवर कर लेंगे। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसको ज़्यादा बार देखने की ज़रूरत पड़े। इफ़ यू वांट देन यू कैन वॉच अ वन मोर टाइम, ओके। तो आगे कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिनको देखने के लिए आपको ना पहले रिसोर्सेज को देखना पड़ेगा। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाली जो प्लेलिस्ट है उसका मैं ऊपर आई बटन में डाल दूँगा, तो यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। तो बेसिकली हमने यहीं पे छोड़ा था कि अक्षय कुमार जो था उसको ये बड़ी दिक्कत हो रही थी कि यार ये आखिर में डेवलपमेंट है क्या। तो डेवलपमेंट को समझने से पहले यू शुड नो अबाउट दैट कि नेशनल डेवलपमेंट क्या है। वो होता है ना कि आचार्य कौटिल्य ने कहा था कि अगर आपको किसी पर्सन का विकास करना है या किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट करना है तो आप सिंपली सिंपली क्या करो, उस राज्य का विकास कर दो, है ना। एक डेवलप्ड कंट्री के लोग भी डेवलप्ड होंगे। अगर मैं बात करूँ यूएसए की, तो यूएस के लोगों की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, वहाँ का हेल्थ केयर ज़्यादा अच्छा है, फिनलैंड का हेल्थ केयर काफ़ी अच्छा है। तो इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, तो इसलिए क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीड ऑफ द डिसीजन मेकिंग। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विच आइडिया मोर इम्पोर्टेंट एंड हाउ रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको आपको रिजॉल्व करना है। क्योंकि देखो डेवलपमेंट को लेकर ना मल्टीपल आइडियाज़ हैं, हर एक पर्सन के पास में ना अब उसका डेवलपमेंट का एक अलग डायमेंशन है। अगर आप 100 लोगों से बात करोगे तो मे बी 100 लोगों के लिए डायमेंशन अलग हो। जैसे अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक बहुत सारे पर्सन होते हैं जब भी आईफोन आता है तो वो आईफोन के लिए अपनी किडनी को निकलवा देते हैं। तो उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है, आईफोन नहीं लेना, है ना। शो ऑफ करना भी एक डेवलपमेंट हो सकता है। कुछ लोग वो बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट के मतलब ये है कि स्कूल से जो है बाहर निकलवा दो। तो ये दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। इसको अगर आपको अच्छे से समझना है ना, तो पावर शेयरिंग वाले इस चैप्टर को देखो। वहाँ पे क्या हो रहा है, सिंहाला पीपल हैं, तमिल पीपल हैं। सिंहाला लोगों को क्या लगता है कि हमारा डेवलपमेंट रुकेगा किसकी वजह से, तमिल की वजह से। तो वो क्या करते हैं, तमिल लोगों को 1956 वाले जो एक्ट होता है उसके थ्रू क्या करते हैं, सबड्यूट करते हैं, मतलब रोकने का ट्राई करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक पर्सन का डेवलपमेंट क्या दूसरे पर्सन को इफेक्ट करेगा, तो यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा एज अ सिविल एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ गवर्नमेंट, कि यहाँ पे जो भी लड़ाई दंगा हो रहा है आप उसको क्या कर सको, थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो। व्हाट इज़ फेयर फॉर जस्ट फॉर ऑल, आपको एक और चीज़ देखनी है कि एक ऐसी कंडीशन पे जाओ जो सबके लिए क्या हो, अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ लोगों के लिए अच्छा है। अगर ऐसा हो तो बेटा मारा कूट होगी, और मारा कूट से अच्छा है कि आप एक ऐसा रेजोल्यूशन निकालो जो सबके लिए क्या हो, खुश हो। तो बिलीव फॉर मैनी वर्सेस फ्यू, आपको यहाँ पे एक चीज़ सोचनी पड़ेगी कि डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि कुछ लोगों का विकास हो। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वहाँ पे क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। नेशनल डेवलपमेंट को समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, वेलफेयर ऑफ द मैक्सिमम पर्सन। जैसे ये थे ना बाहुबली में ये लोग थे, तो बाहुबली सबका विकास करना चाहता है, तो सारे लोग क्या बाहुबली के लिए नारे लगाते हैं कि बाहुबली जिंदाबाद, बाहुबली जिंदाबाद। यू नीड टू थिंक लाइक दैट कि आपको क्या करना है, एक जनता का सपोर्ट चाहिए, है ना। अगर सबका विकास नहीं होगा तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आने वाली है कि लोग आपके साथ में नहीं होंगे, और डेमोक्रेसी में हो तो आपको वोट नहीं मिलने वाले। तो आपको एक चीज़ समझ के चलनी है, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी भी यही वाली बात बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो उसके लिए आपको पॉलिसी चाहिए होगी, है ना। नेशनल डेवलपमेंट बैलेंस एंड जस्ट प्रोग्रेस फॉर ऑल। इसका मतलब देखो पहली डेफिनेशन आ गई है, आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे डेफिनेशन निकल के आ रही है और कहाँ पे चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। डेफिनेशन क्या है कि नेशनल डेवलपमेंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्या होगा, बैलेंस होगा डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के इंटरेस्ट में, और प्रोग्रेस फॉर ऑल होगा। यानी जो पूरा का पूरा सेटअप है कि वो क्या है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हमने क्या किया कि सिंहालाज को ज़्यादा डेवलप कर दिया और तमिल के सारे राइट्स को छीन लिया। अगर ऐसा होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सिविल वॉर मिलेगी देखने के लिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत क्लियर हो गई कि सिंपली और सिंपली क्या है, नेशनल डेवलपमेंट इज द बैलेंस्ड प्रोसेस, दिस गिव द प्रोग्रेस टू ऑल, ओके, दिस इज ऑल अबाउट। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज, आपको क्या करना है, ये मिस्टर वीन्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों को मेजर कर रहे हैं। अब तक तो ये था कि आपने डेवलपमेंट को रीड किया कि आपकी कंट्री डेवलप कर गई। अब आपको पता है, अब एक ऐसी कंडीशन सोचो कि एक क्लास उसमें एक ही बच्चा है, हर साल पेपर होगा, हर साल वही बच्चा फर्स्ट आएगा।
तो क्या आपको उससे ये पता पड़ेगा कि वो बच्चा पढ़ने में कैसा है? वो 66% पे भी फर्स्ट आ रहा है, वो 100% पे भी फर्स्ट आ रहा है। तो उसके लिए आपको कुछ ऐसे क्राइटेरिया चाहिए होंगे कि आप ये मेजर कर सको कि आपकी कंट्री ने कितना ग्रोथ किया। और ग्रोथ को मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सिंपली सिंपली दूसरी कंट्रियों से क्या करो, मेजर करो। उसके लिए अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं। तो उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले सिमिलरिटीज़ को मैच करोगे और डिफरेंसेस को मैच करोगे। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी कंट्री को उठाया और आंख मीच के केवल कंपेरिजन करने लगे। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वहाँ की कंडीशन कैसी है और हमारे यहाँ की कंडीशन कैसी है। अब आपने क्या किया, इंडिया को उठा लिया, इंडिया के साथ साथ इजिप्ट को उठा लिया। इजिप्ट आपको पता होगा कि सहारा रीजन है, वहाँ की एक कंट्री है। अब आप सोचो कि अगर आप यहाँ पे कंपेरिजन करोगे किसका, एग्रीकल्चर का, तो आपकी कंट्री तो आगे होगी, हमारी कंट्री तो आगे होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता है। इजिप्ट में एग्रीकल्चर नहीं होगा। ये कुछ ऐसी है ना, एक बार ना सारे लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने बोला कि अब हम ना एक कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन था वर्ड्स में, मैमल्स में और मछलियों में। तो उन्होंने बोला कि बस सिंपल सी चीज़ है, ये पेड़ है, पेड़ पे जो चढ़ जाएगा वो सबसे स्मार्ट है, तो मछली तो कभी चढ़ ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पे भी आपको एक स्मार्टनेस की ज़रूरत है कि आप एजुकेशन पे कंपैरिजन कर सकते हो कि हमारे यहाँ पे बच्चे कितने साल तक स्कूल में रहते हैं और नॉर्वे में कितने साल तक रह सकते हैं। आप हेल्थ पे देख सकते हो कि हमारी कंट्री हर साल हेल्थ पे कितना पैसा खर्च करती है, नॉर्वे कितना पैसा खर्च करती है, यूएसए कितना पैसा खर्च करती है। उसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, एक पूरी की पूरी लिस्ट को बना सकते हैं। तो बेसिक कंपैरिजन तो इसी बेस पे होगा कि आपको सिमिलरिटी देखनी है और डिफरेंसेस देखने हैं। उसके बेस पे आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी कंट्री कितने पानी में है। अब बेसिक कंपैरिजन क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि मेरे को ना स्टूडेंट्स का कंपैरिजन करना है, तो मैं हाइट, हेल्थ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट पे कर सकता हूँ। जैसे मुझे एक टीम बनानी है तो मैं ऐसे बच्चे लूँगा जिनकी फिजिक अच्छी है, जिनके पास खेलने की स्किल्स हैं। अगर मुझे म्यूजिक में एक टीम बनानी है तो मैं क्या करूँगा, सिमिलर उन बच्चों को उठाऊंगा जिनके पास में म्यूजिक की नॉलेज है। अगर मुझे कोई ऐसा बच्चा चाहिए कि मुझे बुक रीडिंग क्लब बनाना है या मुझे कुछ और करना है, तो मैं एक ऐसे बच्चे को उठा के लाऊंगा जिसका इंटरेस्ट है। अब मान के चलो कि बच्चे को क्रिकेट बहुत अच्छा खेलना आता है, मैंने बोला बेटा तुझे रोड से उठा के ना मैं तानसेन बनाऊंगा, पता है वो क्या करेगा? अगर रिजल्ट उसके फेवर में नहीं आया तो वो जज के ऊपर बल्ला लेके भागेगा। तो दिस इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो डेवलपमेंट में एक पॉइंट ये भी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप कंपैरिजन करें तो आप किस किस चीज़ों को उठा रहे हो। अगर आप गलत पैरामीटर्स को उठाओगे तो पहली बात तो आपको रिजल्ट ही बतानी पड़ेगा, है ना। और दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके पास में जो भी मेजरमेंट्स होंगे वो मेजरमेंट सही नहीं आएंगे। क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सिंपली सही मेजरमेंट्स को लेके चलना है। तो एक चीज़ आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जानी चाहिए कि कंपैरिजन भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो अभी तक आपने कितना पढ़ा है कि भैया डेवलपमेंट का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है। अक्षय कुमार गल्फ कंट्रियों में गया था बट ट्रंप और ईरान आपस में दिवाली मनाने लग गए तो बेचारे को वापस आना पड़ा। आपको इक्वलिटी भी चाहिए, आपको रेस्पेक्ट भी चाहिए, आपको डिग्निटी भी चाहिए, बस इतना बड़ा है। पर बात कितनी होगी, उसके बाद में फिर आपने नेशनल डेवलपमेंट पढ़ा कि नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि सारे लोगों का प्रोग्रेस हो। अब क्या कब पढ़ रहे हो आप, चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना। क्लास 10th में जितनी भी सोशल साइंस की बुकें, जब तक आपको पूरे के पूरे वीकेंड से पूरे के पूरे लेक्चर का जिस्ट पता नहीं होगा ना, जब तक बेटा कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी मतलब कुछ नहीं हो सकता। आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिंपली सिंपली आपका चैप्टर है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, यानी आपको एक चीज़ समझ में आई कि स्टूडेंट्स का अगर हमको कंपैरिजन करना है तो हमको उसके लिए कुछ पैरामीटर्स चाहिए होंगे, है ना। तो यहाँ तक एक चीज़ क्लियर हुई कि स्टूडेंट्स के लिए जो पैरामीटर चाहिए वो क्या है, हाइट, टैलेंट और इंटरेस्ट। नो सिंगल फैक्टर डिफाइंस ऑल, है ना। तो मतलब ऐसे नहीं कि एक फैक्टर से आपको सारी चीज़ें पता पड़ जाएंगी। अब जैसे बेसिक कंपैरिजन क्या होता है, क्राइटेरिया। जैसे मुझे स्पोर्ट टीम बनानी है तो मैं क्या करूँगा, उसमें फिटनेस को एक क्राइटेरिया बनाऊंगा कि भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, इतनी हेल्थ होनी चाहिए, इतनी उसकी हाइट होनी चाहिए, इतनी उसकी चेस्ट होनी चाहिए, रनिंग इतनी कर सकता है। डिबेट के लिए आई विल यूज अ पर्सन हु हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी वॉकैब अच्छी होनी चाहिए एंड द वे ऑफ टॉकिंग शुड बी क्वाइट वेल। और म्यूज़िक की बात करूँ तो टैलेंट की। ऐसा नहीं है कि मान के चलो एक पढ़ने वाला बच्चा मैंने उसको स्पोर्ट में डाल दिया, जो बहुत तेज़ दौड़ सकता है उसको मैंने डिबेट में डाल दिया, और जो बच्चा बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकता उसको म्यूजिक में डाल दिया। तो आपके पास में कंडीशन क्या होगी, आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, बिल्कुल बुरी हो जाएगी। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अभी केवल आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपैरिजन करने के क्राइटेरिया देख रहे हो, है ना। तो अब समझने का ट्राई करो। जैसे ये है, मुझे क्या करना है, चूजिंग क्राइटेरिया। स्पोर्ट्स के लिए मैं विराट कोहली को लूँगा। ऐसा नहीं कि मैं शशि थरूर साहब को उठा लूँगा और श्रेया घोषाल मैम को उठा लूँगा, नहीं। दिस पर्सन इज क्वाइट गुड इन अ क्रिकेट, तो क्रिकेट टीम का मैं कैप्टन इसको बनाऊंगा। डिबेट में मैं उठाऊंगा शशि थरूर साहब को, कि वॉकैब इतनी हैवी है कि बेचारा सामने वाला समझेगा जब तक तो वो बेचारा बात खत्म करके चला जाएगा, बिकॉज दिस पर्सन हैव अ क्वाइट गुड वॉकैब।
मतलब अगर आपको वोकैब की हाईएस्ट पीक पे पहुंचना है तो शशि थरूर साहब को सुनो, शानदार पर्सन है, आईएफएस रहे हैं। श्रेया घोषाल मैम की आवाज़ बहुत अच्छी है। तो आपको एक चीज़ समझ में आई कि आपको कंट्री का कंपेयर करने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो पहले क्राइटेरियाज को समझो कि कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए हमको किस किस तरीके की क्राइटेरिया की जरूरत पड़ेगी। अब क्या है, सेम अप्लाइज फॉर टू कंट्री, वी चूज द इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक, मोस्ट कॉमन इज द इनकम। तो पैसे ही पैसे, देखो पैसे की बात अगर मैं करूँ, पैसे को मेजर करना बहुत आसान है। आपने किसी की बैंक की पासबुक उठाई या डीमेट अकाउंट उठाया, आप देख सकते हो कि बंदा कितना अमीर है। तो इनकम तो हमेशा आपके सामने एक ऐसी चीज़ रहेगा जिससे आप सारी कंट्रियों को कंपेयर कर सको, है ना। मैंने अभी एक शॉर्ट भी डाला था जिसमें हमने पर कैपिटा इनकम के बारे में पढ़ा था, तो पर कैपिटा इनकम को भी मैं आपको थोड़ा भी समझाऊंगा। तो डेवलपमेंट कंपैरिजन में आपके पास में पहला फैक्टर आया है, दैट्स कॉल्ड द इनकम। यानी आपको याद रखना है कि कहीं पे सबसे पहले क्या आएगी, इनकम आएगी। और लास्ट में चैप्टर क्या बोलेगा, इनकम इज नॉट ओनली एन इम्पॉर्टेंट थिंग। देखो कितना ईजी है ये चैप्टर, समझने का ट्राई करो। पहले भी वही चीज़ थी कि नेशनल डेवलपमेंट इज नॉट अबाउट अ इनकम, इक्वलिटी भी होनी चाहिए, बट राइट नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट कि अगर आपको कंट्रीज को कंपेरिजन करना है तो क्या करना है, पैसा पैसा नहीं करना है जैसे अक्षय कुमार करता है, आपको सिंपली और सिंपली वहाँ पे जाके चीज़ों को कंपेयर भी करना है। वाई इनकम, मोर इनकम इज द मोर फैसिलिटीज पीपल कैन बाय वॉट दे नीड, द की इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट। देखो आपके पास में पैसा है तो आप उन चीज़ों को खरीद सकते हो जो चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है ना। बेसिकली एक नाम बहुत अच्छा मैंने कोट पढ़ा था कि जितनी भी बुराइयाँ होती हैं ना उनकी जड़ पैसा होता है ना। चोरी हुई, डकैती हुई, टेररिज्म हुआ, बट आई यूज टू से दैट कि जितनी भी बुराइयाँ होती हैं ना उसका सबसे बड़ा रीजन पैसा ना होना है। अगर कोई पर्सन बीमार है, उसके पास में पैसा है तो उसको हेल्थ केयर बहुत इजीली मिल जाएगी। तो वो यही कह रहा है कि अगर आपके पास में पैसा है तो आपके पास में फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। आपके पास में पैसा है तो आप सिंपली अच्छे हॉस्पिटल में जा सकते हो, आपके पास में पैसा है तो आप अच्छे स्कूल में जा सकते हो, आपके पास में पैसा है तो आप अच्छे तरीके से खाना खा सकते हो। दिस इज द ऑल अबाउट। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि पैसा है तो पैसा क्यों है। तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि कंपैरिजन कैसे करना है, कंपैरिजन में इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको स्टूडेंट वाला एग्जांपल दिया। अब मैं आपको इनकम के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल जुड़ के चलना है कि किस तरीके से हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली पैसे को आपको समझ में आ गया कि इनकम से तो मेजर करना बहुत ईजी है और जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ को आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया को लो, इंडिया में क्या है, गाड़ियाँ बहुत रेयर होती हैं। जिसके पास में गाड़ियाँ होती हैं ना उसका अलग ही टोरा होता है, वो हमेशा शो ऑफ करने का ट्राई करता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो थार वालों के साथ है ना। थार हुई और केटीएम हुई, इन लोगों ने तो अपना ना सोसाइटी में एक अलग ही स्टेटस बना रखा है कि थार का मतलब ये है ना। यूएसए में गाड़ियाँ काफ़ी कॉमन होती हैं। जब वहाँ पे कोई भी बच्चा कॉलेज में जाता है तो उसके पेरेंट्स ज़्यादातर उसको गाड़ी गिफ्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि कंट्री के पास में रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो उसका लाइफ स्टाइल भी अलग होगा, ठीक है। तो ये अब आपको समझना पड़ेगा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले ना आपकी जो भी कंट्री है, कंट्री की एक तो होगी टोटल इनकम, ये सारा पैसा है जो उस कंट्री ने कमाया, ठीक है। उस टोटल इनकम में आपको क्या करना है, वहाँ की टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देना है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दैट्स कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम। सबसे पहले मैं क्या करूँगा बेटा, टोटल इनकम लूँगा, टोटल इनकम में से टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दूँगा, तो मेरे पास में क्या आएगा, पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम से आप ये कंपेरिजन कर सकते हो कि किस कंट्री के लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। जिसका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा उसके लिए ज़्यादा डेवलपमेंट माना जाएगा। अब देखो सिंपल सी चीज़ है। अब आपको अगर मैथ का थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आपको या तो इनकम बढ़ानी पड़ेगी या पॉपुलेशन क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में समझाया था कि या तो आप इनकम बढ़ा लो या फिर आप क्या करो, पॉपुलेशन को कम कर लो। दोनों में से कोई एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी। तो पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मनी को हम एज अ क्राइटेरिया कैसे यूज करते हैं। देखो मैंने आपको ये तो बताया कि मनी एक क्राइटेरिया है, पर मनी को आप कैलकुलेट कैसे करोगे, दिस इज़ अ पॉइंट ना। तो मनी को हम एज अ पर कैपिटा इनकम से यूज करेंगे और पर कैपिटा इनकम का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे आपके सामने लिख दिया। देखो पर कैपिटा इनकम की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है। तो फॉर्मूला रट लेना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है। एक साल में जितना भी कंट्री अर्न करेगी, जितना भी प्रोड्यूस करेगी, उसको क्या करो आप, उसके पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये अब आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, एवरेज इनकम की चीज़, कि व्हाट इज द एवरेज इनकम। देखो एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम को आप एक ही चीज़ मान सकते हो। सबसे पहले तो इन दो पिक्स को देखो, ये है कंट्री ए, नो रिच नो पुअर। देखो हमारे पास में 5 सीट्स हैं, 1 2 3 4 5 पीपल्स उस पर बैठे हुए हैं। तो वी कैन से द कंट्री ए एवरीवन हैव अ सिमिलर इनकम, है ना, सबके पास में सिमिलर प्लेस है। अब देखो यहाँ पे देखो कंट्री बी के पास में क्या है,
1 2 3 4 सीट्स हैं, पर जो सीट है ना बेटा उसका साइज़ काफ़ी छोटा है। तो साइज़ जब छोटा है तो सिंपली क्या होगा, उनके सामने एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यहाँ पे ये पर्सन को देखिए, ये जो जनाब बैठे हुए हैं इनके पास में ज़्यादा रिसोर्सेस हैं। तो एवरेज इनकम को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले सिंपली सम ऑफ ऑल इनकम करना पड़ेगा। जैसे ये है मंथली इनकम ऑफ द सिटीजन इन रुपीज़, कंट्री ए में फर्स्ट इतना अर्न किया, ठीक है, दूसरा मंथ में क्या किया 10,500 अर्न किया, फिर कितना अर्न किया 9,800 अर्न किया। तो ऐसे करके 5 मंथ में उन्होंने कितना अर्न किया, सिंपली अर्न किया कितना 10,000। अब कंट्री बी की बात करता हूँ, पहले पर्सन ने 500 अर्न किया, दूसरे पर्सन ने 500 अर्न किया, तीसरे पर्सन ने 500 अर्न किया। ऐसे करके टोटल जो 4 पीपल थे उन्होंने केवल 2,000 अर्न किया है। बेटा कितना किया है, 2,000 अर्न किया। कितना किया है, 2,000 अर्न किया है। तो सिंपली ये। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि दोनों की जो मंथली इनकम है ना बेटा वो तो इक्वल है। क्या है, मंथली इनकम क्या है, वो तो इक्वल है। पर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि जो पर्सन है ना, ये जो कंट्री ए है वो ज़्यादा इक्वलिटी को शो कर रही है और ये वाली कंट्री ज़्यादा इक्वलिटी को शो नहीं कर रही। तो पर कैपिटा इनकम के साथ में ये है कि अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊं कि बेटा कंट्री ए और बी में कोई डिफरेंस है, यू विल से दैट कि सर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कंट्री ए एंड बी। बट व्हेन आई शो द रियल डाटा यू विल सी द डिफरेंस बिटवीन द कंट्री ए एंड बी। तो जो की टेक अवे है वो है कि एवरेज इनकम हेल्प अस टू कंपेयर द कंट्री, बट अंडरस्टैंडिंग हाउ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन इक्वली इंपॉर्टेंट। उसका कहने का मतलब ये है कि पैसा होना जरूरी नहीं है, पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना भी जरूरी है। तो एवरेज इनकम के साथ में उसने क्या बताया, पहले तो उसने बताया कि कंट्री को कंपेयर कैसे करना है, उसने स्टूडेंट वाला एग्जांपल दिया। फिर उसने बोला कि आप पैसे का भी यूज कर सकते हो, रोकड़ा का भी यूज कर सकते हो, अक्षय कुमार की तरह पैसा भी कर सकते हो। पैसे को क्राइटेरिया एज अ पर कैपिटा इनकम यूज करोगे। और पर कैपिटा इनकम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है वो ये आने वाली है कि आपको एवरेज इनकम के बारे में तो पता पड़ जाएगा, बट आपको ये पता नहीं पड़ेगा कि वहाँ पे जो लोग हैं उनके बीच में पैसा कितने तरीके से डिवाइड है। तो यहाँ पे इक्वलिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, काफ़ी ईजी है। कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क टू मी थ्रू माई ईमेल, थ्रू माई व्हाट्सएप, वट एवर यू वांट। अब वर्ल्ड बैंक इसका यूज़ करता है। वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है, सिंपली उसने 3 क्राइटेरिया दिए कि भाई साहब ऐसा करते हैं, हम सारी कंट्रियों का पैसा लेंगे, उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास में पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। अगर किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम $66,500 से ज़्यादा है, दैट्स कॉल्ड द हाई इनकम कंट्री। अगर किसी भी कंट्री की इनकम 2300 और लेस है तो उसको हम लो इनकम कंट्री कहेंगे। और इंडिया की है 11,000। अब 11,000 की भी अगर मैं बात करूं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपीज़ है। क्या इंडिया में सारे लोग 10 लाख रुपीज़ कमाते हैं? आई एम टेलिंग यू वन थिंग, अगर कोई भी पर्सन इस कंट्री में 50 की यानी 25,000 रुपीज़ कमाता है तो वो टॉप 90% में आता है। इसका मतलब इंडिया में भी इक्वलिटी बहुत ज़्यादा है ना। तो आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में समझ में आया कि वर्ल्ड बैंक हर साल क्या करता है, कंट्री को कंपेयर करता है ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। अगर किसी कंट्री की 66,000 या उससे ऊपर है तो वी कैन से दिस इज अ डेवलप कंट्री, और इंडिया इसमें आता है लो मिडिल इनकम कंट्री में आता है। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे के सारे लोग क्या करते हैं 11,000 कमाते हैं। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल मजदूरों की तो उनको अप्रॉक्सीमेटली $10 पर डे मिलता है, बस इतना। अब अगर कोई पर्सन डेली $10 पर डे कमा रहे तो आप उसकी ईयरली इनकम के बारे में पता लगा सकते हो। तो हार्डली वो 36,000 के आसपास पहुँचेगा। यहाँ पे मंथली इनकम की बात चल रही है, ठीक है। तो ये अब आपके पास में आता है कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्री के ऊपर एडू 5 चैलेंज। देखो हर चीज़ के बाद में जब आप एक MCQ को सॉल्व करते हो ना तो आपके दिमाग में वो चीज़ें और अच्छे से सेट हो जाती हैं। विच ऑफ द बेस्ट वे टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। फर्स्ट, टोटल पॉपुलेशन। क्या डिफरेंट कंट्रियों को मेजर करने के लिए पॉपुलेशन इज अ गुड क्राइटेरिया? नो यार, बच्चे पैदा कर रहे हो, है ना। अब आपने मैं पिछले साल 9th में पढ़ा होगा कि एसेट बनेगा, लायबिलिटी बनेगा, बट ज़्यादा पॉपुलेशन कभी अच्छी नहीं होती। अब उसमें एक और डिबेट हो सकती है कि एलॉन मस्क के साथ तो कुछ और ही कहते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो। टोटल इनकम, व्हाट इज टोटल इनकम? किसकी टोटल इनकम? पड़ोसी की टोटल इनकम, मेरी टोटल इनकम, मेरी काम वाले की टोटल इनकम, है ना। किसकी टोटल इनकम? पर कैपिटा इनकम या एरिया ऑफ कंट्री? तो एरिया ऑफ कंट्री तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। देखो आपको मैं एक चीज़ बताऊँ ना, सोशल साइंस में कुछ ही ऐसे MCQ होते हैं जो रुकते हैं, बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, जो MCQ है ना, MCQ इज द थिंग जहाँ पे आप इजीली मार्क्स को फैच कर सकते हो अगर आप में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है।
क्योंकि आपका सिविक्स हुआ, आपका इकोनॉमिक्स हुआ, वहाँ पे सीधे सीधे कॉन्सेप्ट बेस आ रहे हैं, वहाँ पे ऐसा कोई फैक्चुअल नहीं पूछने वाला। अगर आपको दिक्कत होगी ना किसी भी एमसीक्यू निकालने में, तो वो हो सकती है केवल और केवल ज्योग्राफी के एमसीक्यूज में। बट उसके लिए भी मैंने एक सीरीज़ के बारे में प्लान किया। वो सीरीज़ क्या है, मैं पिछले 25 साल के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी एमसीक्यू होंगे बोर्ड के, वो सारे ना प्रैक्टिस करा दूंगा। तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो देखो काम तो करना पड़ेगा, है ना, इफ़ यू वांट 100 आउट ऑफ 100। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने एडुफाई चैलेंज को देखा, ठीक है। तो ये, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से होता है। अगला है कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया ऑफ द डेवलपमेंट। अब देखो इतना पढ़ने के बाद तुम्हारी कंडीशन क्या है, मेरी तो लाइफ इतनी ख़राब हो चुकी है, वास्तव में डेवलपमेंट खत्म ही नहीं हो रहा। अब देखो अब तक आपने क्या पढ़ा, नेशनल डेवलपमेंट पढ़ा, नेशनल डेवलपमेंट के बाद में हमने पढ़ा अलग अदर क्राइटेरिया। अब वो क्या, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब तक आपने क्या पढ़ा था, पर कैपिटा इनकम पढ़ा था। सोचो किताब को कितनी सिस्टमेटिक वे से लिखा गया है ना। पहले पैसा, पैसे के साथ में इक्वलिटी चाहिए, फिर नेशनल डेवलपमेंट पे चले गए, नेशनल डेवलपमेंट की तुलना दूसरे कंट्रियों से कर दी, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम। पर तुमको ये चीज़ समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि तुम लोग पता है क्या करते हो, तुम पॉइंट्स को अलग अलग करके पढ़ते हो। अगर आप इस पूरे के पूरे चैप्टर को एक कहानी की तरह याद कर लोगे ना, तो झटके में पूरा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले सिक्योरिटी चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, इक्वलिटी चाहिए और फ्रीडम चाहिए। अगर आपके पास में ये चीज़ें नहीं है ना, तो आपकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि भैया मेरा तो इतना लाइफ ख़राब हो गया कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। अब आप सोचो कि अभी है ना हीट वेव्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। अभी न्यूज़ आ रही है कि जो नदर्न प्लेन है और जो इंडिया है पूरा का पूरा क्या है, दुनिया में टॉप 100 सबसे गर्म सिटी हमारे पास है। अब हम कर दें आपका स्कूल के भैया 9 बजे और 4 बजे तक पढ़ो, तो पता है आपकी कंडीशन क्या होगी, आप डिहाइड्रेटेड हो जाओगे। तो सिक्योरिटी की कमी है, आपके टीचर हमेशा आपसे उल्टा सीधा बोलें तो कैसा लगेगा। तो आपको इन चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट है, इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। डेवलपमेंट इज नॉट ओनली अबाउट इनकम। के पैसे की बात नहीं है बेटा, पैसे तो और लोगों के पास में भी होते हैं, पैसा तो कोई भी कमा लेता है, बट आपके पास में ये वाली चीज़ें भी होनी चाहिए। नेशनल लेवल थिंकिंग की बात करो, सम अप्लाई टू द कंट्री अलॉन्ग विद द इनकम वी कंसीडर द अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मैंने एक चीज़ इसमें ऐड की है। देखो मेरा एक ना रूल है, मैंने अभी एक बुक रीड की थी, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स, और दूसरी बुक रीड की थी टाइम मैनेजमेंट। दोनों ही बुक बहुत शानदार है। उसमें यही चीज़ लिखी थी कि किसी भी स्लाइड में 24 से ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। तो मेरी स्लाइड में भी 24 से ज़्यादा वर्ड नहीं है, तो स्लाइड थोड़ी लंबी है, बट हर चीज़ को मैंने कवर किया है। तो हम कंट्री ए को कंट्री बी से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। उसके लिए आपको और भी फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले क्या है, आप समझने का ट्राई करना कि जब आप पैसे को कंपेयर कर रहे हो तो दिक्कत कहाँ पे आएगी। जैसे हम बात करेंगे हरियाणा की, केरला की, बिहार की, और सबसे पहले हम क्या कंपेयर करेंगे, पर कैपिटा इनकम। अब देखो पर कैपिटा इनकम की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा हर कंडीशन में आपको जीतता हुआ नजर आएगा, है ना। हरियाणा अपीयर्स मोर डेवलप्ड। कैसे, इसको देखो। अब देखो हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो केरला से काफ़ी ज़्यादा है ना। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पूरी की पूरी जो मैंने पूरी की पूरी जो टेबल उठाई है वो कहाँ से उठाई है, आपकी एनसीईआरटी से उठाई है ना। तो ये देखो हरियाणा की है 3,25,759 एंड केरला स्टे ऑन द 2,81,001। इसका मतलब क्या है कि केरला के लोगों की पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, सॉरी दूसरे नंबर पे है। तो बिहार का तो कंपैरिजन हम कभी कर ही नहीं सकते, बट आप ट्राई करो कि केरला की टोटल पॉपुलेशन को हमने किससे डिवाइड किया, केरला के टोटल इनकम से। उसी तरीके से तो हमने केरला की पर कैपिटा इनकम निकाली होगी ना। उसके बाद में हमने हरियाणा के साथ में भी सेम किया है। तो आपको क्या लगेगा कि सर हरियाणा है, घी दूध की तो नदियाँ बह रही होंगी, राम राज्य प्रजा सुखी होगी, क्या ऐसा है? क्वेश्चन है ना। क्योंकि अब बात क्या चली, ध्यान रखना, पर कैपिटा इनकम की तो बात चली रही है, पर कैपिटा इनकम के साथ साथ एक और बात चल रही है कि और भी फैक्टर हैं। अगर आपने किसी भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट की हेडिंग समझ ली ना और आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो भाई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब जितनी भी चीज़ मैंने यहाँ पर डाली है फैक्ट है, रटना पड़ेगा। जितना ज़्यादा रट लोगे उतना अच्छा, है ना। तो रिवीजन सीरीज में भी हम फैक्ट पे ही काम करेंगे। अब आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, हरियाणा की तो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, बट अब मैं बात करूँगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। जैसे कोई भी बच्चा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है पैदा होने से लेके और 6 मंथ के बीच में, 6 मंथ है वहाँ या 1 ईयर, उसका एज टाइम देख लेना, तो उसको गवर्नमेंट काउंट करती है। अब उस बच्चे के एक्सपायर होने के पीछे रीजन क्या हो सकता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है। उस बच्चे के एक्सपायर होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको एक केयर की ज़रूरत होती है। बिकॉज देखो जो ह्यूमन बेबी होते हैं उनको 9 मंथ तो माँ के पेट में रहना पड़ता है, तो उस टाइम पे भी उनको अच्छे न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत होती है। अगर माँ को अच्छा न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलेगा
तो प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा पैदा करते में या तो माँ की डेथ हो जाए या बच्चे की डेथ हो जाए। तो केरला में केवल 1000 पे 6 बच्चों की डेथ होती है और हरियाणा में 28 बच्चों की डेथ होती है। तो इसका मतलब हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, बट परफॉर्म केरला बेटर कर रहा है। क्यों? मे बी शायद केरला में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा खर्च किया हो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, हरियाणा में फीमेल्स को इक्वलिटी ज़्यादा हो। जैसे मैं जब यूपीएससी की तैयारी करता था, दैन वी री रीड इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में क्या था कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया था, स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। तो उसमें क्या किया, पूरे इंडिया में टॉयलेट्स बनवाए थे। टॉयलेट बनने से पहले प्रॉब्लम क्या थी, जो फीमेल थी वो क्या करती थी कि उनको दिन में पॉटी ना आ जाए, तो इसलिए वो कम खाना खाते थे। कम खाना खाने की वजह से क्या होता था, उनकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन है उनकी कमी हो जाती थी, पोषण की कमी हो जाती थी, तो उससे भी बच्चों पे इफेक्ट पड़ता था। तो ये भी एक इंडिकेटर है। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भी इसको शायद हम काउंट करते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो आप क्या कर सकते हो, फीमेल को सपोर्ट कर सकते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी के टाइम पे सपोर्ट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, बच्चों की डेथ कम होगी। तो IMR क्या होता है, डेथ ऑफ द इन्फेंट बिफोर एज 1, है ना। तो 6 मंथ नहीं है, एज 1 है। लोअर IMR बेटर हेल्थ केयर। इसका मतलब क्या है, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, नवजात। नवजात मतलब क्या है, जो अभी अभी पैदा हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बाद में भी हमारे पास में और भी डाटा है पढ़ने के लिए। तो जब और डाटा आपके सामने आएगा तो आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि केवल केवल पैसे से कुछ नहीं होता है ना। तो ये है। तो देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर मैं बात करूँ तो बिहार और हरियाणा तो एक ही पास में है। लिटरेसी रेट की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा में 82 है, केरला में 94 है। तो इसका मतलब क्या है, केरला का जो एजुकेशन का पार्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। नेट अटेंडेंस रेशियो इसमें क्या है, पर 100%। सेकेंडरी स्टेज 15 to 70, तो इसमें क्या है 73% और 94, यानी एज 50 से लेकर 70 के बीच में जितने भी बच्चे, उसमें से 94% बच्चों की क्या है, अटेंडेंस है स्कूल में। बिहार में क्या है, सॉरी हरियाणा में क्या 73%, बिहार में तो उससे भी कम है। इसका मतलब आपको केवल एजुकेशन नहीं देखना है डेवलपमेंट में, सॉरी आपको पैसा नहीं देखना है, पैसे के अलावा एजुकेशन भी देखना है, लिटरेसी रेट भी देखना है, नेट अटेंडेंस रेशियो भी देखना है। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द एज 15 ईयर्स अटेंडिंग द स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन। दो सोचो, एक गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने के लिए कितना सारा डाटा इकट्ठा करती है। डाटा इकट्ठा किस लिए हो रहा है, भंडारा थोड़ी करेंगे, वो पूरी थोड़ी बांटेंगे। उनका सिंपल सा तरीका यही है कि वो आपको ये चीज़ बता सकें कि रियल में आपको पॉलिसी कैसे बनानी है, प्लानिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो इनकम और अदर क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ, बिहार में से हर 3 में से एक बच्चा नॉट अटेंडिंग द स्कूल। सोचो, हर 3 में से एक बच्चा क्या है, स्कूल अटेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब बिहार की तो कंडीशन और ही बुरी है, पर कैपिटा इनकम भी बेकार है उसकी तो, ठीक है। सो द लैक ऑफ एजुकेशनल एक्सेस। अब देखो, इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, फीमेल्स को स्कूल अटेंड कराना थोड़ा मुश्किल होता है। वाई? बिकॉज ऐसी मल्टीपल चीज़ें होती हैं। जैसे बॉयज़ हैं, अगर स्कूल में टॉयलेट नहीं है तो बॉयज़ इजीली कैन मैनेज, बट फीमेल्स को, यानी गर्ल्स को, नॉट फीमेल सॉरी, गर्ल्स को टॉयलेट की ज़रूरत की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब बच्चियों को ज़्यादा दिक्कत है। तो गवर्नमेंट को अगर फीमेल्स को स्कूल में लाना है तो उसको क्या मल्टीपल वर्क्स करना पड़ेगा। सैनिटरी पैड, आपको पता होगा कि जो गर्ल्स होती हैं उनको पीरियड्स आते हैं, हर मंथ में 3 डे उनको सर्वाइवल करना होता है, काफ़ी हैवी टाइम होता है। एज अ सोशल साइंस टीचर दिस इज़ माई ड्यूटी टू टीच यू एंड सेंसिटाइज अबाउट दिस टॉपिक्स। तो बाहर की कंट्रियों में क्या होता है, सैनिटरी पैड के लिए बैंडिंग मशीन होती है, कोई भी चार्ज नहीं होता, बच्चियाँ स्कूल में जाकर ईजिली उस पैड्स को एक्सेस कर सकती हैं। इंडिया में तो उसको खरीदने में भी शर्म आती है। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि इंडिया को भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना है। पर कैपिटा इनकम की बात नहीं चल रही है, हम $11,000 कमा रहे हैं ईयरली और हम आगे जाएंगे। अभी हमारी 5 ट्रिलियन की इकॉनमी, अभी हम 10, 20, 50 पर जाएंगे, पर हमको इन एरिया में भी क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, ठीक है। दूसरा, एजुकेशनल इंडिकेटर की बात हुई। एजुकेशनल इंडिकेटर के बाद में की इनसाइट क्या है, हायर इनकम इज नॉट अ बेटर डेवलपमेंट, जो मैंने आपको पहले बताया था। अगर मैं बात करूँ, केरला बेटर है हेल्थ और एजुकेशन में, ठीक है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है यहाँ पे केरला भी फेस कर रहा है, जैसे अभी एक मूवी आई थी केरला फाइल्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हेल्थ एंड एजुकेशन। तो आपको समझ में आया, पहले पैसे की बात की, नेशनल डेवलपमेंट में पैसा, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम के बाद में अदर क्राइटेरिया देखे, अदर क्राइटेरिया में हेल्थ और एजुकेशन इज अ मस्ट, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन, बैलेंस ग्रोथ इज द रियल डेवलपमेंट। अगर आपको इस अर्थ को अच्छा बनाना है, सस्टेनेबल बनाना है, तो आपको पैसा भी चाहिए, आपको डॉक्टर्स भी चाहिए, आपको एजुकेशन भी चाहिए। तो नीचे जो आइकॉन्स भी लगाए हैं वो मैंने
सोच समझ के लगाएं। तो आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। आई थिंक अगर मैं सोचूँ तो मेरे पीरियड की जो लेंथ है, मेरे लेक्चर की जो लेंथ है वो 29 हो गई। तो वही हमारा रूल है कि हम ज़्यादा लंबा लेक्चर खींचेंगे नहीं, तो मे बी 3 पार्ट में हम इसको कवर कर लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट। चलिए लास्ट में जाते हैं एडू5 के चैलेंज पे। वाई द पर कैपिटा इनकम कंसीडर इज द बेटर मेजर देन द इनकम। टोटल इनकम की बात नहीं कर रही। देखो थोड़ा मैं इसको बोलूँगा थोड़ा ये मीडियम टू हार्ड क्वेश्चन है ना, थोड़ा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि अब जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ी प्रॉब्लम है। बट इन क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना। इन क्वेश्चंस को देख के केवल आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस को देख के पहले उनके आंसर्स को देखना है। इट्स द टोटल वेल्थ ऑफ द कंट्री, हाँ हो सकता है इट्स वो टोटल वेल्थ ऑफ द कंट्री। क्या पर कैपिटा इनकम कंट्री की टोटल वेल्थ को दिखाता है? नहीं, टोटल इनकम दिखाता है। इट्स होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। देखो कितनी अच्छी बात की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। पर कैपिटा इनकम में हम क्या कर रहे हैं, टोटल वेल्थ को डिवाइड कर रहे हैं। इट्स होता है एवरेज इनकम पर पर्सन, इट इंक्लूड ओनली द रिच पीपल। देखो इट इंक्लूड ओनली द रिच पीपल तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सिंपली क्या है, वहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो पर कैपिटा इनकम है उसमें टोटल उसका डिवाइड हो रहा है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज करेगा बी में और सी में, ए और डी तो बिल्कुल आप बाहर कर दोगे। अब आपको यहाँ पे अपनी इंग्लिश की लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन और एवरेज इनकम। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है कि मैंने टोटल पैसे में क्या किया, डिवाइड कर दिया किसका, टोटल उसका पॉपुलेशन का। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, आपके पास में वो है, मैंने क्या किया, फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जिस पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट किया उसके पास तो है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे केवल आपको एवरेज इनकम दिखाने को मिलेगी। मैंने जब आपको एवरेज इनकम वाला पार्ट पढ़ाया था तो मैंने आपसे बोला था कि इंडिया में भले ही एवरेज इनकम 9-11,000 हो, बट इंडिया में अगर आप 25K भी अर्न करते हो मंथली तो आप टॉप 90% में आते हो। जबकि ये क्या है, डॉलर है। इसको अगर मैं ऐड करूँ तो ये 9 लाख के आसपास होता है। कहाँ 9 लाख, कहाँ 25,000। तो इसका सही आंसर है सी। ओके, तो ऐसे बहुत सारे MCQs को हम रिवाइज करेंगे ड्यूरिंग आवर MCQ सीरीज़। तो उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी होगा और लास्ट में फिर हम पेपर स्पेसिफिक भी करेंगे। तो डोंट वरी, आज के लिए इतना बहुत है। टाटा बाय बाय। आई थिंक इसके बाद में केवल आपके थोड़े बहुत टॉपिक्स रह गए हैं। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ तो अगला टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगर मैं बात करूँ तो हार्डली हम बिल्कुल एंड में आ गए हैं और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 या 15 स्लाइड्स और बची हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है। टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।